students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी 10th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 72 पढ़ने वाले हैं, जिसकी डेट है 31 दिसंबर 2020। यस स्टूडेंट्स, जो ये आज की आपकी आखिरी वर्कशीट है 2020 की, सोशल साइंस की भी और दूसरे सब्जेक्ट्स की भी। इसके बाद आपकी या तो वर्कशीट विंटर ब्रेक के बाद आएंगी या फिर कुछ और ही होगा। तो चलिए करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 72। और आज की जो वर्कशीट का टॉपिक है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, तो ये आपकी अर्थशास्त्र विषय से ही है, ये तो आपको पता ही है। और आज हमें रिवीजन वर्कशीट करनी है, जैसे कि आपको पता ही है। रिवीजन करते हुए हम करते हैं अपनी वर्कशीट में खूब सारे क्वेश्चन आंसर्स। तो आज की इस वर्कशीट में भी कुछ ऐसा ही है, आपको करने हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, सबसे पहले तो करने हैं अति लघु, ये अति लघु प्रश्न है, छोटे वाले, ये आपके 1 अंकों वाले प्रश्न हैं। उसके बाद आपके लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपके 3 से 5 अंकों में हैं। उसके बाद हैं आपके सूत्र आधारित प्रश्न, क्योंकि इस बार की परीक्षा में आपके सूत्र आधारित प्रश्न भी आएंगे, जिसमें एक अनुच्छेद आएगा और अनुच्छेद को पढ़कर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसी तरीके से इसी पैटर्न पे करेंगे हम आज की वर्कशीट। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट में, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। जो तृतीयक क्षेत्र होता है उसको हम सेवा क्षेत्र भी क्यों कहते हैं, है ना, क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखिए, चूंकि तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां वस्तुओं की बजाय सेवाएं उत्पन्न करती हैं, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। क्योंकि जो इसकी गतिविधि होती है वस्तुओं की बजाय सेवाएं देती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है आपका, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? इसके उत्तर में आप लिखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित जो उद्यम होते हैं, उद्यमों का मुख्य उद्देश्य होता है लोक हितों की सुरक्षा करना, यानी कि सबके हितों की, लोगों के हितों की, लोकहित यानी कि लोगों के हितों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। ये लिख देंगे आप दूसरे प्रश्न के उत्तर में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? अब हमने देखा सार्वजनिक क्षेत्र का तो लोकहित होता है, लोगों का हित, और निजी क्षेत्र के उपक्रमों का मुख्य उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना, लाभ ग्रहण किए गए जोखिम और पूंजी पर आवश्यक रिटर्न के लिए इनाम प्रदान करते हैं। तो आप इतना भी लिख दोगे ना, इतनी लाइन ये भी बहुत है, क्योंकि हमें बताना है क्या होता है प्रमुख उद्देश्य, तो मुनाफा कमाना, इतना लिख दोगे तो ये तो और भी बढ़िया बात है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा है मौसमी बेरोजगारी से संबंधित। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? तो मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए, ये लिखना जरूरी है आपको। और कृषि में जो लगे लोगों की कृषि की जुताई, बुआई, कटाई आदि कार्यों में के समय रोजगार मिलता है, लेकिन जैसे ही कृषि का कार्य खत्म हो जाता है तो कृषि में लगे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ये होती है मौसमी बेरोजगारी, यानी कि इनको कुछ दिनों, कुछ महीनों के लिए काम मिलता है, फिर नहीं मिलता। तो आप इस तरीके से लिखिए तो बिल्कुल समझ आ जाएगा एग्जामिनर को कि हाँ, इसकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, मौसमी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं कि। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है, सरकार किस प्रकार से जो कृषक है और उपभोक्ता है दोनों की सहायता करती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, सरकार किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए गेहूं और चावल खरीदती है और राशन की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। इस प्रकार सरकार कृषक और उपभोक्ता दोनों की सहायता करती है ना, उचित मूल्य पर लेती है और कम मूल्य पर देती है। तो भैया उन लोगों की भी फायदा हो गया जो ले रहे हैं, और जो किसान है उनका भी फायदा हो रहा है। तो कृषक और उपभोक्ता दोनों की सहायता हो गई। ये हो गया आपका प्रश्न 5। तो हो गए आपके जो छोटे वाले प्रश्न पूरे। अब आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, आर्थिक और गैर क्रियाओं के मध्य अंतर बच्चों आप कुछ इस तरीके से लिखिएगा। ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, आप इस तरीके से लिखिए। सबसे पहले लिखिए,
आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत पैसे कमाने और व्यय करने से संबंधित सभी क्रियाएं शामिल होती हैं। तो सबसे पहले समझ जाइए, जिसमें पैसा कमाना है वो है आर्थिक, है ना। और गैर आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं आती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से धन से संबंधित नहीं होती, ठीक है। आर्थिक क्रियाएं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के अंतर्गत होने वाली सभी क्रियाओं की आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि आपका पशुपालक पशुपालन करता है, किसान खेती का कार्य करता है, तो ये सब आर्थिक क्रियाएं पैसे कमाने से संबंधित है, ये हो गई आर्थिक। ये क्रियाएं जो गैर आर्थिक क्रियाएं हैं, देश सेवा, समाज सेवा, धार्मिक कर्तव्य के रूप में की जाती हैं। जैसे कि माँ अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, ये सब होती हैं गैर आर्थिक क्रियाएं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, आपको देखने में ज़रूर बड़ा लग रहा है, लेकिन समझेंगे तो बहुत आसान से समझ आ जाएगा। आर्थिक पैसे से संबंधित, गैर आर्थिक जो पैसे से संबंधित नहीं है। तो हो गया आपका गैर आर्थिक और आर्थिक क्रियाओं में अंतर। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अपने दैनिक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करते हुए निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, सार्वजनिक उद्योग का मुख्य लाभ है विस्तार और परियोजनाओं के लिए पूंजी बढ़ाने के लिए शेयर या बॉन्ड की बिक्री द्वारा वित्तीय बाजारों को टैप करने की उनकी क्षमता है। और जो निजी उद्योग होता है, इसका मतलब होता है कि ज़्यादातर मामलों में कंपनी के पास कंपनी के संस्थापकों, प्रबंधन या निजी निवेशकों का समूह है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो क्या निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है। एक मिनट, इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। हाँ, आपने लिख लिया आंसर, आप इसका यही आंसर देंगे। ये सार्वजनिक क्षेत्र हो गया आपका, ये सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में हो गया, और ये हो गया निजी क्षेत्र के बारे में। ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज संगठित और असंगठित क्षेत्र के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है संगठित और असंगठित जो क्षेत्र होते हैं उनमें क्या क्या अंतर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले संगठित की बात कर लेते हैं। संगठित क्षेत्र ये सरकार द्वारा पंजीकृत क्षेत्र होता है, ठीक है। यह क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होता है, रोजगार के मामले में नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं, ये होता है इसमें। और इस क्षेत्र में कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि जैसे विभिन्न कानूनों पर नियंत्रण होता है। मतलब जो सरकार ने नियम बनाए हैं, कानून है जो न्यूनतम मजदूरी देने में, वो सब फॉलो करने होते हैं, और ये रेगुलर रूप से काम करता है। जो सरकार है उसके द्वारा पंजीकृत होते हैं। असंगठित क्षेत्र कौन से होते हैं? फिर असंगठित क्षेत्र होते हैं सरकार द्वारा ये पंजीकृत नहीं होते, रोजगार के मामले में नियमित रूप से काम नहीं करते, कि जरूरी नहीं है रेगुलर रूप से किसी को काम मिलता रहे। असंगठित क्षेत्र के छोटे और बिखरी इकाइयाँ सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती है और इसमें नियम कानून भी नहीं होता, लेकिन अनुपालन नहीं होता है, ठीक है। नियम कानून तो है इसमें, लेकिन उसका ज़्यादा अनुपालन नहीं होता, ये लिखना है आपको असंगठित क्षेत्र में। तो हो गया आपका संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी वर्कशीट में? अगला क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट में माय डियर स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय अधिनियम 2005 मनरेगा, जिसको आप बोलते हो मनरेगा, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार अधिनियम, उसके प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। क्या क्या प्रावधान है? तो मनरेगा को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करने, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, और जिसके लिए प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल मैनुअल काम करने के लिए स्वयं सेवा किया गया था। तो ये हो गया आपका प्रावधान, उसमें क्या किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आप इस तरीके से देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो 5वां क्वेश्चन है आपका दीर्घ उत्तर प्रश्नों में, वो है भारत में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो भारत में तो विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, जैसे कि चक्रीय बेरोजगारी होती है, मांग में कमी बेरोजगारी होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, मौसमी बेरोजगारी होती है, जिसका हमने क्वेश्चन भी पढ़ा ऊपर, घर्षण बेरोजगारी भी पाई जाती है, शास्त्रीय बेरोजगारी हो जाती है, स्वैच्छिक बेरोजगारी होती है, और एक होती है आपकी प्रशिक्षण बेरोजगारी, ठीक है। तो ये लिख देंगे आप बेरोजगारी के प्रकार, ठीक है। हो गया आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर, ठीक है।
कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब आगे जो क्वेश्चन है वो करने हैं हमें सूत्र आधारित प्रश्न। तो सूत्र आधारित प्रश्नों के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा अनुच्छेद। तो चलिए अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद पढ़ के हमें देने हैं 4 प्रश्नों के उत्तर, जो बेहद ही आसान होगा। इस बार आपकी परीक्षा में जो ये आएगा, आपको अनुच्छेद पढ़ना है और उसमें से ही उसको उत्तर देना है। देखो, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है ना। ये तो आपको पता ही है, प्रत्येक क्षेत्रक में, ठीक है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों का योगफल जो होता है, योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि क्या, GDP है ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, GDP। जो तीनों क्षेत्रक, प्रथम, द्वितीयक और जो तृतीयक, उनका तीनों का जो उत्पादनों का योगफल है उसे बोलते हैं GDP, ठीक है। दोहरी गणना का समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है। मतलब क्या होता है, 2 जगह उसकी कैलकुलेशन हो जाती है। एक जगह जहाँ पे वो उसकी प्रोडक्शन हो रही है, और जब वो पक्का माल तैयार हो जाता है तो उसकी वहाँ पे भी वो हो गई कैलकुलेशन होगी, वहाँ पे भी उसकी गिनती हो गई और वहाँ पे भी गिनती हो गई। तो ये होती है दोहरी गणना। क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है, अतः समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना की जानी चाहिए। जब फाइनल एक प्रोडक्ट बन जाए तब गणना करेंगे, तो दोहरी गणना की क्या नहीं होगी, दोहरी गणना नहीं होगी। तो इसलिए जब वो फाइनल हो जाए तब करो, वरना तो उसकी कई जगह पे हो सकता है उसका। पिछले कुछ सालों में अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता कम हुई है ना। ये तो आपको पता ही है, हमने पढ़ा था एक वर्कशीट में कि किस तरीके से पिछले कुछ सालों में सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्रों पर ज़्यादा निर्भरता थी, लेकिन अब कम हो गई है। परंतु यह अभी भी कुल कार्यरत जनसंख्या के लगभग 50% आबादी के रोजगार प्रदान करता है। पहले 70% के आसपास था, 70-75, अब 50% फिर भी है, आधा फिर भी है ये। इससे मतलब यह है, यानी कि इससे अभिप्राय यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यशील हैं, है ना। इतने लोगों की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके पास और रोजगार के साधन नहीं है, इसलिए उन लोगों को वहीं पर कार्य करने के लिए वो मजबूर हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में लगे लोग अल्प बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो ये भी पता है आपको अल्प बेरोजगारी क्या होती है। जब इन लोगों को पूरी मतलब रोजगार नहीं मिलता 12 के 12 महीने, तो उसको क्या बोलते हैं, अल्प बेरोजगारी की समस्या। अभी हमने पढ़ा, यह बेरोजगारी छिपी बेरोजगारी होती है। इस प्रकार की बेरोजगारी को हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। मतलब वो बेरोजगार तो रहते हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होते, तो इस वजह से। चलिए अब कर लेते हैं इस सूत्र आधारित प्रश्न के हम 4 क्वेश्चन, मतलब सूत्र आधारित प्रश्न जो है 4 हैं। अनुच्छेद हमने पढ़ लिया, अब कर लेंगे उसके क्वेश्चन के आंसर। तो बताइए सबसे पहले GDP क्या होती है, तो हमने पढ़ लिया, मतलब सकल घरेलू उत्पाद, उसी को तो इंग्लिश में GDP बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो चलिए, तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। हो गया, चलिए पहला प्रश्न हो गया हमारा। अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। दोहरी गणना से क्या आप क्या समझते हैं। तो दोहरी गणना की समस्या जब होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों का उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है। ये हो गया आपका दोहरी गणना। दोहरी गणना यानी कि फाइनल भी जुड़ गया और पहले भी, तो ये लिख दो आप दूसरे क्वेश्चन के आंसर में, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है अल्प बेरोजगार से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर इस तरीके से दे। जब किसी व्यक्ति को सरकारी नियमों के अनुसार वर्ष के पूर्ण समय तक रोजगार प्राप्त नहीं होता तो उस व्यक्ति को अल्प बेरोजगार कहा जाता है। मतलब उसको 12 महीने नहीं मिलता है, 6 महीने 4 महीने सीजनल सा होता है, इस तरीके से। अच्छा, प्रश्न नंबर 4 आपकी वर्कशीट का जो और सूत्र आधारित प्रश्न में प्रश्न नंबर 4 यानी कि डी क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी की समस्या का हल नहीं है बच्चों, इसको हल कर लें आप, ठीक है। हल करने के लिए एक उपाय बताइए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग लगाकर छिपी हुई बेरोजगारी को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। लघु उद्योग लगाओ ग्रामीण क्षेत्रों में और बेरोजगारी को कम करो, ये हो गया हमारा उपाय। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपके लिए वीडियो मददगार रही होगी, और अगर आपने अपनी वर्कशीट कर ली है मेरी वीडियो की हेल्प से, तो आप वीडियो को लाइक भी कर दें,
अपने सारे दोस्तों को शेयर भी करने बच्चे। और बच्चों एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ा करो। और जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल दबाकर, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स। और सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि नए साल में आपको सुख, समृद्धि और सरस्वती माता की भी कृपा आप पर बनी रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।